नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहा जाता है कि जब बाड़ा ही खेत को खाने लगे तो फिर आप भरोसा किस पे करेंगे, लेकिन भरोसा करना भी होता है। ठीक इसी तरह की एक वाकया जो गायत्री सिद्ध वैद्य हैं हमारे लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, इन्होंने सोचा था कि एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, उसमें कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन की व्यवस्था हो ताकि इनकी जानकारी का सभी लोग फ़ायदा ले सकें। इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया किसी से, और अचानक आने के बाद पहले विश्वास जताया गया, और विश्वास के बाद जिस तरह से धोखा दिया गया वो आज भी इतिहास में दर्ज होने लायक है। चर्चा करेंगे इस पे कि किस तरह से आप धोखाधड़ी के शिकार हुए और किन लोगों से आप शिकार हुए। तो इसके लिए हम बाबा जी को फिर आमंत्रित करते हैं और उनसे जानेंगे पूरा वाकया क्या है। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। नमस्कार। बाबा जी, आपने एक टीवी चैनल की शुरुआत करने की कोशिश की थी ताकि आपकी जो भी जानकारी है एक लोगों के बीच में जाए और लोग उससे लाभान्वित हो सके। ये क्या वाकया है और किस तरह से आप ठगी का शिकार हुए? ऐसा है कि मैं पहले चलता था साधना चैनल पे और सरदा चैनल पे, तो इन पे मरीजों को संतोष नहीं होता था क्योंकि टाइम कम मिलता था। जी जी जी। तो कत्यानी चैनल में मेरा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चला। तो कत्यानी चैनल में सीईओ बोलता था अपने आप को सुनील झा। कात्यायनी चैनल का सीईओ सुनील झा। हाँ जी। तो मैं हर बुधवार को वहाँ पे लाइव करने जाता था। तो जैसे मैं वहाँ स्टूडियो के गेट पे जाता था तो दोनों मियाँ बीबी आते थे मुझे अंदर ले जाने, किसी वर्कर से मिलने नहीं देते थे। फिर अपने वहाँ बैठाते थे, फिर लाइव करवा के मुझे गाड़ी में बिठा के जाते थे, यानी स्टाफ के किसी आदमी से मिलने नहीं देते थे। और मैंने भी कहा भाई चलो मुझे तो अपना काम करना है, मुझे स्टाफ से कह लेना। जी जी। तो इसमें जब स्टार्टिंग में शुरू किया कत्यानी पे तो मैं 75,000 रुपये महीना देता था। और फिर 2015 में 1,25,000 हो गया महीने का। मतलब आप जो प्रोग्राम करते थे, हाँ, उसकी फीस के तौर पर वो चीज़ें जाती थी? हाँ जी। महीने की। तो 15 में क्योंकि ये 2 नंबर का काम ज़्यादा करता था, 1 नंबर का काम हम 3 आदमी थे जिनका 1 नंबर में पैसा आता, बाकी सब 2 नंबर में आता था। 2 नंबर के पैसे से ये अपना घर भरता रहा। जय के श्रीवास्तव ये उसके मालिक थे, उसको पैसा नहीं देता था। जी। तो 2010 से लेके इसने 2015 तक जो भी 2 नंबर में पैसा कमाया सब हाजिम कर गया। तो 2015 में इसको जे के श्रीवास्तव ने निकाल दिया, परंतु मुझे नहीं पता लगने दिया कि इसको निकाल दिया। अच्छा। तो मुझे ये कहा इसने कि ये देखिए हम इस चैनल को बंद कर रहे हैं, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि मैं आपको चैनल दिला देता हूँ और सस्ते में मिल जाएगा, और मेरे पास जगह, आप वहाँ से चैनल चलाइए और आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा। मतलब आपको चैनल चलाने का लालच देके झांसे में ले लिया उसने? हाँ जी। तो इसको बवासीर थी। हमेशा स्कूटर की जो ट्यूब होती है इसमें हवा भर के उसके ऊपर बैठा करता था। तो मैंने दवाइयाँ दे के वो ट्यूब छुड़वा दी, इसकी बवासीर ख़त्म हो गई। उसके बाद बड़ा प्यार दिखाने लगा, कोई भी बात हो ये क्या कर दें। फिर अपने आदमियों को लेता आया, अब उनको दवाई देनी, उनका ये तो पैसा ले रहे, तब मैं तो कोई पैसा लेता नहीं था। जी जी। तो जब वहाँ पे आए तो जिसमें इसका मकान था, जिसमें स्टूडियो बनाया चंद्र नगर में,
ये चंद्रनगर और गाजियाबाद में जो है। हाँ। गाजियाबाद, जी। तो ये जला हुआ मकान था, उसकी रिपेयर करवाई। तो जो बेसमेंट थी उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा था, जो इसका ग्राउंड फ्लोर था उसमें आग से काफ़ी नुकसान हुआ था। आपके पैसे से उन्होंने रिपेयर कराई अपने जले हुए उसी मकान पैसे से रिपेयर करवाई, उसी से उसमें स्टूडियो बनाया। फिर ऊपर 2 कमरे और बना दिए कि हम चैनल 2 और चलाएंगे। में? जी जी। तो एक मंजिल में एक होया, दूसरे में दूसरा, तीसरी में तीसरा हो जाए। मैंने कहा भी ठीक है। तो उसमें तो काफ़ी पैसे लगे होंगे। पैसा अच्छा लगा, 2 मंजिला बनाया है, सारा कुछ किया है। पैसा मैं देता रहा, जब मैं चेक देता तो वापस कर देता। कहते नहीं, सबको कैश देना पड़ता है, चेक देंगे बैंक में जमा होगा तो इसमें हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये वो बहकावे में लेता रहा, मैं भी देता रहा, लिखता रहा। और 2017 में 8 फरवरी को चैनल का उद्घाटन किया। तो उस टाइम लगभग 70-80 आदमी मेरे वहाँ गए थे जी जी। उद्घाटन में। फिर उसके बाद 9 तारीख से अपना प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, 9 फरवरी 2017 को। कैसा प्रोग्राम? जो आपका आयुर्वेद का जो मेरा आयुर्वेद का है। जी जी जी। तो इसके बीच में 3-4 मेरे साथ और हो गए थे, उनसे तो मैं पैसा लेता रहा। और जो इसने रखे उनसे किसी से पैसा नहीं दिया। कहते नहीं, ये अभी ट्राई बेस पे चल रहे हैं, अब जब इनका ट्राई पे कुछ आएगा तो फिर हम इनसे बात करें, पैसा लेंगे। अच्छा, मतलब जो चैनल, जिस चैनल को आपने खड़ा किया था, मतलब आपके पैसे से खड़ा किया था हाँ उन्होंने, हाँ। तो आपका प्रोग्राम तो चलता ही चलता था, लेकिन वो दूसरे का प्रोग्राम चलाते थे जिसका पैसा वो खुद लेते थे। हाँ। और आपसे कहते थे कि इसमें अभी इनका चैनल ठीक से नहीं चल रहा है, हाँ। जब चलेगा तो फिर देंगे अभी। हाँ। जी। फिर सबसे बड़ा घपला क्या किया, मेरे को पता लगा ये जाके अप्रैल के लास्ट में, कि जिस दिन आपने बुधवार को आना होता है तो पूरा स्टाफ बुला लेता है, और ऐसे एक ही आदमी होता है जो कि इसको चलाएगा प्रोग्राम को, और कोई काम नहीं होता। अच्छा, घपलेबाजी वहीं से शुरू हो गई? वहीं से। कि जिस दिन आपकी रिकॉर्डिंग होती थी, जिस दिन जाना होता था, उस दिन कई स्टाफ को बुला लेते थे। हाँ। और सारे स्टाफ को पैसे लेते थे, लेकिन आपके जाने के बाद वो सारे स्टाफ को छुट्टी कर देते, मतलब एक दिन के लिए बुलाते थे। एक दिन के लिए। फिर जब मैंने बात की, मैंने कहा तो ये बात आपको पता कैसे चली? मैंने लड़की रखी थी वहाँ एक। अच्छा। उस लड़की को मैंने कई किस्म के जुल्म लगा दिए, हटा दिया। अच्छा, गुप्तचर के रूप में आपने रखा था किसी को? हाँ, लड़की रखी थी एक मैंने, जब चैनल का किया। तो लड़की ने कहा ये कि बुधवार को आप आते हैं, वहाँ तो पूरा स्टाफ आता है, बाकी उसके बाद एक मैं होती हूँ और एक जो प्रोग्राम चलाता है वो होता है, बाकी कोई नहीं होता। और पैसे 10-12 स्टाफ का लेते थे वो? हाँ। तो लड़की हटाने के बाद फिर मैंने कहा भाई देखो, जिन जिन से मेरी जान पहचान थी हो तो मैंने बुला लिए। जी जी। जो मैंने मार्केटिंग वाला रखना चाहा, आपने उसको रखने नहीं दिया। आपने खुद को मार्केट का रखा नहीं, और ख़ुद आप कुछ कर नहीं रहे। तो अब ऐसा है कि मैं तो अगस्त से अपना आदमी रखूँगा, वो देखेगा चैनल को, बिल्कुल सही। आपको किराया मिलता रहेगा, ये मैंने इससे कहा। तो इसने वहाँ पे चौकीदार रख दिया, उसको कह दिया पंडित जी आए तो इसको अंदर नहीं जाने देना, कहना कि नहीं, मालिक इनकार कर गए। अब इस बात का मुझे पता लग गया। तो एक जोस्ती से जो अशोक नगर में रहते थे, उनके द्वारा ये सारी बातचीत हुई थी। जी जी। जबकि उनकी इंट्रोडक्शन मैंने करवाई थी इनसे कत्यानी चैनल में। उनसे भी 1 नंबर में पैसा लिया, उनसे भी 2 नंबर में लिया जो चैनल चलाया। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा है कि आप ये का कर दो। तो यहाँ पे जब मेरे पास आए तो मेरी सरदार जी से भी बात हुई। मैंने कहा देखो मैं आपको कैश तो दूंगा नहीं,
मैं चेक दूंगा। तो चेक दिया बैंक से 1 करोड़ का, सरदार के पास पेशगी चली गई, चैनल अपने पास आ गया। अब चैनल का नाम बदली करवाया, जॉल बुक से अपना धार्मिक चैनल बना अच्छा, दिया। चैनल का नाम था वो जॉल बुक था? जॉल बुक था पहले, न्यूज़ का था, साउथ में चलता था। जी जी। और जॉल बुक से यहाँ आके हमने संस्कृति करवा दिया इसको, संस्कृति चैनल के नाम से आपने कहा? हाँ, संस्कृति टीवी। टीवी। जी। फिर हर महीने जो वहाँ पे बात हुई तो 1 करोड़ 50 लाख की थी, परंतु कागजों में लिखा पढ़ी करके उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख किया, जिसमें से 45 लाख के इन्होंने ऐसे लिया है, उसका कुछ नहीं बताया कहाँ पे यूज किए। मतलब 90 लाख का इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया? अब पता नहीं उन्होंने किस में ट्रांसफ़र कराया किस में नहीं, वहाँ पर उसमें है कागजों में। मतलब आपके पास रिकॉर्ड है उसका? हाँ, उसका रिकॉर्ड है कि 2 जगह 45 लाख डाल रखा है। जबकि मैंने और भी चैनलों में चलाया अपना दूसरा चैनल बनाने के बाद, उसमें जितना पैसा लिखा उतना जा रहा। जी जी। उसमें नहीं गया फालतू। रिलीज लाइन में मेरे से 7 लाख रहते थे महीने का, और देते थे उसको 5 लाख। अच्छा। एस एल श्याम को। अब जब ये सारी चीज़ों को पता लगा, मैंने कहा भाई देखिए घपलेबाजी हो रही है, मैं कहाँ से पैसा पूरा करूँगा? ये आपने यहाँ से मेरे को एक पैसा नहीं दिया, इतने दिन हो गए और मैं इतना पैसा कर रहा हूँ खर्च, करोड़ों रुपए निकलते जा रहे हैं। हाँ। तो उसने कहा ठीक है, बंद कर दो फिर चैनल। मैंने कहा बंद है। 31 जुलाई से मैंने बंद कर दिया, परंतु इसने अगस्त में पूरा चलाया। आपकी तरफ से 31 जुलाई तक बंद हो चुका था, हाँ, लेकिन उन्होंने अगस्त तक पूरा चलाया। और यानी उसका भी इनको फायदा मिला। फायदा तो मिला ही है। जी जी। फिर इन्होंने एक झूठा केस डाल दिया मेरे ऊपर कक्कड़डुमा में कि हम इससे 1 करोड़ 28 लाख और लेना है। वहाँ पे केस चला तो पहले वो बंद हो गया केस चल के, क्योंकि इसको सुनील को अरेस्ट कर लिया था और ये अंडरग्राउंड हो गई थी। नहीं, इसी केस में या किसी और केस में? इसी केस में। अच्छा, तो आपने पहले कंप्लेंट तो कराई होगी ना फिर, तभी तो? और मैंने EOW में कंप्लेंट हुई थी जी जी 2017 में, परंतु उस टाइम इसने IO को और DSP हैदर अली को, राधे श्याम, इनको दोनों को खरीद लिया। और इन्होंने जाके जो उस टाइम सतीश गोलचा जी थे, आज जो कमिश्नर हैं, हाँ, उनको जाके जब मैं उनके पास पेश हुआ, कहता तेरे तो केस बनता ही नहीं है। गोलचा जी ने मुझे कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोर्ट से केस कराऊंगा, मेरे पास तो रसीदें हैं, सारा कुछ है। सतीश गोलचा जी तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और नहीं, उनके पुलिसिंग के समय में हमने भी रिपोर्टिंग की है, और आज भी बहुत अच्छी तरह से उनसे वो परिचय नहीं, है। वो सारा कुछ ठीक होगा, परंतु मेरे साथ तो ठीक नहीं किया ना। अच्छा, अस्थाना जी होते थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, जो CBI से आए थे। हाँ जी जी। अस्थाना जी ने कहा कि भी इस केस को सुनो, उन्होंने कह दिया केस नहीं बनता, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सारा कुछ किया, वो नहीं है। फिर लेकिन उन पे तो कोई आरोप नहीं है ना कि अभी जो कमिश्नर है उन्होंने पैसे लिया है? उन पे नहीं है मेरा आरोप। अच्छा, उन पे आरोप नहीं है, परंतु उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। फिर वहाँ पे जो टेलीफोन सुनती है लड़की, बात कराती है, उसका नाम है अनीता कालिया। इसकी बहन राष्ट्रपति भवन में, वो भी पुलिस में है, उसका कैंसर से गला बैठ गया था, बोल नहीं सकती थी। जी जी। तो उसने बात की मेरे से, कालिया ने। मैंने कहा मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूंगा। वो ठीक कर दी। उसके बाद वो तो बेचारी बहुत प्रभावित हुई। फिर उसने कहा कि पंडित जी अब ऐसा करो आप कि अस्थाना जी भी यहाँ से बदली हो जाएंगे अब थोड़े दिन में, और गोलचा भी बदली हो जाएंगे। इसके बाद जिसकी गोलचा की जगह पे यहाँ पे बदली हुई है, वो आदमी बहुत ईमानदार है और उसके संतान नहीं है।
अच्छा, और धार्मिक विचारों का है। किसी पुलिस वाले का नाम बताया उन्होंने? हाँ, प्रवीण रंजन जी। अच्छा, प्रवीण, आईपीएस अफसर। हाँ। फिर जब वो आगे, फिर मैं गया, मैंने उनके पास जब अपना बताया तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया, रंजे को। रंजे जी ने आके सारी फाइल पढ़ी, कहते ये ओरिजिनल केस है। फिर उसके बाद उसने उस टाइम वर्षा डीएसपी होती थी वहाँ, उसको फ़ोन किया कि देखो इसके ऊपर ये धारा लगा के केस दर्ज करो। दर्ज किया। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने लीगल एडवाइस ली होगी, इसके बाद समझ में आया कि प्राइमा फेसी बनती है। हाँ जी जी। उसके बाद पवन लाकड़ा जी आईओ लगाए। अब इन्होंने सारा का किया तो उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया, ये भाग गई। केस कितने करोड़ का दर्ज कराया था आपने? ऐसे केस तो है 8 करोड़ 24 लाख का, परंतु उन्होंने कहा था ये पैसा भी इसमें दर्ज होना, ये अपनी जो बिल्डिंग बनी है ना, हाँ। सारा मटीरियल है, वो पैसा उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। और जो तनख्वाहें दी नहीं, थी वो मैंने, पैसा काट दिया होगा, तनख्वाह का निकाल दिया होगा। तनख्वाह का तो है। अच्छा, तनख्वाह वाला भी है। हाँ, वो पैसा है सारा, जी जी। जो बिल्डिंग पे लगा है, हाँ हाँ, मटीरियल आया उसको है। निकाल दिया और तनख्वाह को इन्होंने कॉन्स्पिरेसी में ले लिया। हाँ, और जो मैंने मशीनरी ली है उसको भी छोड़ दिया। अच्छा, जी जी। उसको भी नहीं लिया। तो उसके बाद केस दर्ज होने पे इसको अरेस्ट कर लिया। तो इसमें मतलब पूरे का नहीं दर्ज हुआ, 6 करोड़ के आसपास का दर्ज हुआ। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 6 करोड़ के हाँ, आसपास इतना का का केस। जी जी। फिर मतलब फैक्ट फाइंडिंग में इन्होंने देखा कि 8 करोड़ 24 लाख नहीं है, ये 6 करोड़ के आसपास का बनता है, सब कुछ निकालने के बाद। हाँ, ऐसा इन्होंने माना। जी जी। फिर केस आपने दर्ज कराया, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ये इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया। करना दोनों को अरेस्ट था, दोनों कौन? बिंदु झा को भी और सुनील झा को भी। बिंदु झा कौन है? बिंदु झा इसकी औरत है, सुनील झा की। अच्छा, वो भी इन्वॉल्व थी? हाँ, बिंदु झा। अच्छा उसी के नाम पे पैसे गए हैं सारे, उसी के खाते में गए हैं। अच्छा। और जो फिर लाइसेंस बना वो इसके भाई के नाम से और इसके नाम से लिया, उससे अपने नाम से ट्रांसफ़र कराया। अच्छा, दूसरी घपलेबाजी ये भी है कि जो पैसे आपने दिया था आपके नाम से चैनल करने के लिए, हाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ना करके वो अपने परिचित के किसी के नाम से करा लिया। बिंदु झा के नाम से और इसके भाई के नाम से। अच्छा, दोनों के नाम से हाँ। करा लिया। बिंदु झा मतलब का पैसा आपका पैसा मेरा और चैनल उनका, हाँ। उनके नाम से। हाँ। तो किसी ने से आपने एडवाइस नहीं ली थी क्या? अब ऐसा था ना, अच्छा, विश्वास पे। विश्वास में था। विश्वास पे। विश्वास में था इसलिए। बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। अच्छा, फिर जब ये हाई कोर्ट में अरेस्ट होने के बाद जमानत पे गए तो वहाँ पे जज ने कहा कि भाई 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करा, जी जी। फिर जमानत देंगे। तो माथुर था उस टाइम इनका वकील। माथुर ने कहा ये हम करा देंगे, आप इसको रिलीव कर दो। 2020 का ये, वो पैसा नहीं जमा हुआ। मतलब सिक्योरिटी मनी जो भी जमा होती है सिविल केस में, सिक्योरिटी मनी जमा होती है, इसके बाद बेल मिलता है। हाँ। तो बेल वाली माथुर ने कह दिया, जो भी उनके एडवोकेट थे, कि हम पैसे जमा करा देंगे, हाँ। आप बेल दे दीजिए। हाँ। बेल मिल गई लेकिन उन्होंने पैसे नहीं जमा कराया। तो ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा। फिर इसके खिलाफ आपको जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, मुझे इतना मालूम नहीं था। वकील ने इतनी पैरवी नहीं की, अभी तक भी वो पैसा नहीं मिला है। अच्छा, फिर इन्होंने अपने बचाने खातिर जो केस, जैसे केस चला ना वहाँ पे, पैसे मिलता नहीं, पैसे जमा हो जाता है, जो केस जीतता है। नहीं हुआ जमा। अच्छा, नहीं जमा हुआ। जमा हुआ ही नहीं। जमा तभी होना जब ये कराते। तो फिर तो आप जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, फिर दोबारा अपील कर सकते हैं इस बात को लेकर। नहीं, अपील तो की है। अच्छा, कर दिया। अपील की है। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर हाँ। तो जज जाना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि भाई हम इस केस को दबाने के लिए कक्कड़डूमा में डाल दिया 1 करोड़ 28 लाख का काउंटर केस डाला उसमें। हाँ। तो एफिडेविट झूठा बना लिया, उसमें मेरे को साइन नहीं। वो मशीन से उन्होंने मेरे साइन जो हैं, आईपीसी 340 के तहत कवर होता है ये। हाँ, झूठा एफिडेविट ये कर दे। तो वहाँ पे जाके जब सीआरपीसी। हाँ। मैं पेश हुआ, मैंने कहा ये देखिए ऐसा है,
कि ये सारा फरार है, पैसा मेरा, यह है केस। इस केस को दबाने के लिए इन्होंने केस तीखा किया है। अब वहाँ से वो खारिज हो गया, कोई प्रूफ है नहीं इनके पास। जो इन्होंने एफिडेविट दिया वो झूठा। अच्छा, वो केस खारिज कर दिया? वो खारिज कर दिया। फिर इन्होंने 498 पेज की हाई कोर्ट में अपील डाल दी। उस अपील पे जब मैं वहाँ पेश हुआ, मैंने कहा ये ऐसे बात है, तो जज कहने लगे आप लिख के दो। तो मेरे को डेट डाली वो अब 17 नवंबर की है। अच्छा, कमिंग 17 नवंबर की? हाँ। अब इस पे जाके जो जो उन्होंने कहा था वकीलों ने, जजों ने कि ये करो, वो मैं करके दूंगा। तो इसमें नहीं, आपको दिक्कत क्या रही है? आपका प्रोसेस तो सही चल रहा है। तो हाँ। जो 30,000 में मेरा केस चल रहा है 2018 से आज तक, उस पर डेट पे डेट पड़ रही, सुनवाई नहीं हुई। कभी कहते हमारे पास ये चीज़ नहीं है, कभी कहते हैं ये दिलाओ, ऐसे ही बहकाते रहे। जज भी बदले हैं क्या इसमें? जज 15 बदल रही है। अच्छा, 2018 से अब तक 7 साल में 15 जज बदल रही है। 15 जज बदल 15वां आई है, 14 चले गए हैं बदली होके, 15वां आई है। तो चार्ज फ्रेम तो होगी इस पर? कुछ नहीं किया, 4 सीट लगानी थी इनको, करनी थी। जिस दिन पेशी थी उससे 2 दिन पहले वो बदली होके चल गई। दूसरी आई, उसने डेट डाल दी, मैंने कुछ नहीं देख रहा भाई। फिर जो उसने दूसरी डेट दी, उस दिन वो करवा चौथ का व्रत था, जी, उसमें नहीं आई। अब दिसंबर की डेट डाल रखी है। नहीं तो बाबा जी, आप 98 साल के हो गए हैं, आप इस केस को कब तक लड़ते रहेंगे? सवाल तो नहीं, अब मैंने ये रखा है कि मैं तो जजों से भी यही कहूँगा और अखबार में भी अब यही कहूँगा कि मेरा भी नाक को टेस्ट कराओ, इसका भी कराओ। यदि मैं झूठा हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मैं सच्चा हूँ तो मेरा पैसा दिलाया जाए। इसके साथ आप जो मर्जी करो। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में आपका विश्वास हिल ना, गया? मेरा विश्वास उठ गया उससे। न्याय व्यवस्था से ऐसे विश्वास उठ गया कि या तो जज इन्होंने खरीद लिए हैं। नहीं, जज बिकते नहीं, ये बिकते हैं जज। नहीं, इसका मैं विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, जज के ऊपर मैं आपको बताऊं, इसकी द्वारका की वो मेरा आदमी जिसके साथ केस हुआ, मैंने कहा भाई तू अब ऐसे कर ले। पकड़ा गया, डिसमिस नहीं किया, वो निकाला नहीं है, यहाँ से भी है। और इस टाइम बहुत कम आपके जज मिलेंगे ईमानदार, बाकी सब करप्ट है। वकीलों से तो बनते हैं। नहीं, जो जज बन के कह रहे हैं, आपका अनुभव होगा, मैं या चैनल इसका समर्थन नहीं कर रहा है। चलो आप नहीं कर रहे, मैं तो जी। बोलूँगा, यदि जज बिकते नहीं तो डेट पे डेट नहीं पड़ती। डेट पे डेट नहीं पड़ती। आपका सिर्फ कोर्ट से और सरकार से ये नहीं, मैंने देखे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कानून मंत्री को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर को, सबका इसका भेज दिया अपना कि देखे मेरे साथ ही हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के दफ्तर से तो मेरे को फ़ोन आया था, यह मैंने कहा इस केस को चलाओ, मैं कितने साल तक केस लड़ूंगा। कि इनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है जजों के अंदर कि वे उम्र देख के फैसला दे दे। कुछ नहीं दिखा हुआ है। और वहाँ पे जो वाज लगाता है उसको पहले मुट्ठी में लेके ऐसे कुछ पकड़ा देते हैं, उसके बाद वो मेरे को धमकाने लगता आके। आप ही शिकायत करता है, आपको ही धमकाने लगता है? हाँ, और जब मैं अड़ जाता हूँ फिर तो आंखों से आंसू निकाल लेता है। और मैंने तो सबको कह दिया है कि देखिए, ना तो मैंने किसी का बुरा किया, ना मैं बुरा करूँगा। कि सवाल ये है कि जो आपका जो केस जो चल पड़ा है, इसमें आप 2 चीज़ चाहते हैं कि एक तो आपके केस का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए, हाँ, ताकि भारतीय न्याय व्यवस्था पर आपका विश्वास बना रहे। हाँ। दूसरा ये है कि आप अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कोर्ट आपका और जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसका नार्को टेस्ट करा नार्को टेस्ट का है, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आप अपनी तरफ से सही हैं, आप चाहते हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए और हाँ। इसका जल्दी जल्दी किया जाए। बस ये है। तो सरकार से भी कोई अपील है आपकी इसमें? सरकार से तो मैंने लिख के दिया हुआ है सारा कि मेरा फैसला कराओ आप जल्दी। ठीक है, तो चलिए, ये रही एक पीड़ित की कहानी, उनकी जुबानी। न्याय व्यवस्था पर पूरी तरह से इनका आरोप है और इनका ये मानना है कि न्याय व्यवस्था अगर सही होती तो आज ये जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जो कानूनी तरीके से 6 करोड़ तक के आसपास का रिकॉर्ड हुआ है, उनका इन्हें जल्दी से जल्दी फैसला मिल जाता। ऐसा ना होने से पता नहीं कितने दिनों की इनकी ज़िंदगी है, कब चले जाएं, लेकिन एक पीड़ा, ये दर्द इनके सीने में ज़रूर रहेगी, सूल की तरह मारती रहेगी कि भारत में पैदा हुए, भारत के लोगों के लिए काम हुआ, प्रकृति के साथ रहकर हमने काम किया और न जाने कितने जजों और कितने पुलिस वालों और कितने आम जनता की इन्होंने सेवा की और उसके असाध्य रोगों को ठीक किया। बावजूद आज की तारीख में जो इनके साथ हो रहा है, उनका इनके दिल में एक ज़रूर बड़ा मलाल है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बाबा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।